द साइकोलॉजी ऑफ मनी आपको क्यों सुननी चाहिए? यदि आप अमीर बनना चाहते हैं, यदि आप अमीर बनने के बाद हमेशा अमीर बने रहना चाहते हैं, यदि आप यह जानना चाहते हैं कि धन कैसे काम करता है, पैसों के साथ अपने बिहेवियर को समझना चाहते हैं, आप एक कामयाब इंसान बनना चाहते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में, जिसमें हम लेकर आए हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी समरी इन हिंदी। दोस्तों, पैसा हमारे जीवन में बहुत ही पावरफुल चीज है। जहां एक ओर यह हमें सिक्योरिटी, कंफर्ट और फ्रीडम देता है, वहीं दूसरी ओर यही पैसा हमें तनाव और चिंता भी दे सकता है। हम पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं और फाइनेंशियल डिसीजंस कैसे लेते हैं, इसका हमारे जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ सकता है। मॉर्गन हाउसल द्वारा लिखित द साइकोलॉजी ऑफ मनी एक बहुत ही शानदार बुक है, जो उन साइकोलॉजिकल वजहों के बारे में हमें बताती है जो हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस को प्रभावित करते हैं। हाउसेल का कहना है, हमारे इमोशंस, बियासेस और अनुभव इस बारे में अहम रोल निभाते हैं कि हम पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं और उसे कैसे मैनेज करते हैं। साथ ही साथ वह यह भी कहते हैं कि इन चीजों को समझकर हम बेहतर फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकते हैं। हमारा मनी माइंडसेट या पैसों से संबंधित हमारी जो मानसिकता होती है, उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि हमारे बिलीफ्स, एटीट्यूड्स और हमारे इमोशंस। इतना ही नहीं, पैसे के बारे में हमारी सोच पर हमारी परवरिश, हमारे अनुभवों और हमारी संस्कृति का भी असर पड़ता है। और पैसों की इस मानसिकता का हमारे फाइनेंशियल बिहेवियर पर गहरा असर पड़ता है। अगर पैसों के प्रति हमारी मानसिकता नेगेटिव है, तो हम इंपल्सिव बाइंग करेंगे और हमारी सेविंग्स से ज्यादा हमारे ऊपर कर्ज होगा। वही दूसरी ओर, अगर हम पैसों के बारे में पॉजिटिव माइंडसेट है, तो हम समझदारी से फाइनेंशियल निर्णय लेंगे और सेविंग्स भी करेंगे, जिससे हमारा फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योर हो सके। लेकिन अच्छी बात यह, हम अपनी धन संबंधी मानसिकता को बदल सकते हैं और इसे बेहतर बना सकते हैं। पैसे के मनोविज्ञान को समझकर और अपनी खुद की पैसे की मानसिकता को बदलने के लिए काम करके हम बेहतर फाइनेंशियल डिसीजंस ले सकते हैं और अपना वित्तीय भविष्य सुधार सकते हैं। तो आइए बिना अधिक समय व्यतीत किए नजर डालते हैं द साइकोलॉजी ऑफ मनी के चैप्टर्स पर। चैप्टर 1, नो वंस क्रेजी, कोई पागल नहीं है। विविध वित्तीय परिप्रेक्ष्य। पैसे के बारे में अलग अलग लोगों के सोचने का तरीका भी अलग अलग होता है। जहां एक ओर कुछ लोग फ्यूचर के लिए पैसे सेव करते हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग सिर्फ आज ही में जीना पसंद करते हैं। हमारे लिए जरूरी यह है कि हमें पैसों के बारे में अलग अलग दृष्टिकोणों का पता हो और जो हमें सबसे अच्छा लगे उसे अपने लिए चुनें। धन प्रबंधन के विभिन्न दृष्टिकोण। पैसों को मैनेज करने के भी कई अलग अलग तरीके हैं। कुछ लोग पैसे को बहुत सोच समझकर खर्च करते हैं, जबकि कुछ लोग बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं। ऑथर कहते हैं कि कोई भी तरीका सही या गलत नहीं है, लेकिन हमें एक ऐसा दृष्टिकोण ढूंढना चाहिए जो हमारे लाइफस्टाइल और हमारे गोल्स के लिए अनुकूल हो। फाइनेंशियल बिलीफ्स कैसे बनते हैं? ऑथर हमें बताते हैं कि हमारी वित्तीय मान्यताओं को बनाने में हमारे व्यक्तिगत अनुभवों का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर कोई ऐसे घर में पले बढ़े हैं जहां पैसे की कमी है, तो उनके मितव्ययी होने की अधिक संभावना है। वही दूसरी ओर, अगर कोई ऐसे घर में पले बढ़े हैं जहां पैसा प्रचुर मात्रा में है, तो उनके खर्चीले होने की अधिक संभावना है। विभिन्न वित्तीय रणनीतियों को अपनाना। वित्तीय रूप से सफल होने के लिए कई अलग अलग रणनीतियां हैं। कुछ लोग निवेश की ओर बहुत ध्यान देते हैं, वही कुछ लोग ऑर्थोडॉक्स तरह से बचत करना पसंद करते हैं। हमें ऐसी रणनीति ढूंढनी चाहिए जो हमारी जोखिम सहनशीलता और लक्ष्यों के अनुकूल हो। चैप्टर 2, लक एंड रिस्क, भाग्य और जोखिम। इस चैप्टर में ऑथर हमें बताते हैं कि हमारी वित्तीय सफलता में लक यानी भाग्य और रिस्क यानी जोखिम बहुत बड़ा रोल निभाते हैं, और अक्सर हम लक और रिस्क को काम करके आंकते हैं। साथ ही साथ वह यह भी कहते हैं कि हमें सिर्फ अपने भाग्य पर निर्भर होकर नहीं बैठना चाहिए। वित्तीय सफलता के लिए कौशल और मौका, लक दोनों जरूरी हैं, लेकिन हम सिर्फ अपना कौशल बेहतर बना सकते हैं। लक को बेहतर बनाना हमारे बस में नहीं है।
इसके अलावा हमें जोखिम को कम करने पर ध्यान देना चाहिए और ये सब करने के बाद ये याद रखना चाहिए कि आउटकम अनसर्टेन या अनिश्चित है। धन संचय में भाग्य और जोखिम की भूमिका। ऑथर कहते हैं कि ये एक मिसकंसेप्शन है कि पैसा कमाने के लिए सिर्फ कड़ी मेहनत और कौशल की जरूरत होती है। वह दुनिया में कई ऐसे अमीर लोग हैं जो सिर्फ अपने भाग्य की वजह से अमीर बने हैं, जैसे कि अमीर परिवारों में पैदा होना या सही समय पर सही जगह पर होना। ऑथर यह भी कहते हैं कि सबका भाग्य एक जैसा नहीं होता और यही वजह है कि किसी को मेहनत का फल जल्दी मिल जाता है और किसी को देर में मिलता है। कोई थोड़ी सी मेहनत करके की अमीर बन जाता है और कोई सारी उम्र मेहनत करने के बाद भी गरीब रह जाता है। अप्रत्याशित कारणों के प्रभाव। हमारी वित्तीय सफलता पर कई अप्रत्याशित कारणों का भी असर पड़ता है और शेयर मार्केट अप्रत्याशित प्रणाली का एक प्रमुख उदाहरण है, जहां लोगों को अमीर और गरीब बनाने में अनप्रेडिक्टेबल चीजें बहुत बड़ा रोल निभाती हैं। ये अनप्रेडिक्टेबल चीजें इतनी पावरफुल होती हैं कि इनकी वजह से सबसे कुशल निवेशक भी पैसा खो सकते हैं। प्राकृतिक आपदाएं, युद्ध इत्यादि ऐसे ही कुछ अप्रत्याशित अनप्रेडिक्टेबल घटनाएं हैं जिनका हमारे वित्तीय जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। वित्तीय सफलता में कौशल और संभावना को संतुलित करना। ऑथर कहते हैं कि इन सब बातों से ये साबित होता है कि वित्तीय सफलता के लिए कौशल और मौका, लक, चांस दोनों जरूरी हैं। उनका सुझाव है कि हम अपने निवेश में विविधता लाकर और अप्रत्याशित के लिए बचत करके जोखिम को कम कर सकते हैं। साथ ही साथ हमें अनिश्चितता को ध्यान में रखते हुए सोचे समझे जोखिम लेने से नहीं डरना चाहिए। जोखिम को कम करने और अनिश्चितता को गले लगाने के लिए यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। निवेश में विविधता। कभी भी अपना सारा निवेश एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में न करके अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज को जितना हो सके डाइवर्सिफाई कीजिए और विभिन्न प्रकार के एसेट्स जैसे स्टॉक, बॉन्ड और रियल एस्टेट इत्यादि में इन्वेस्ट कीजिए। अगर कोई एक एसेट खराब प्रदर्शन करता भी है तो इससे जोखिम को कम करने में मदद मिलेगी। अप्रत्याशित के लिए बचाएं। अप्रत्याशित घटनाओं से बचने के लिए एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए जो कम से कम 3 से 6 महीने तक के खर्चों को कवर कर सके। इमरजेंसी फंड फाइनेंशियल क्राइसिस में परेशानी से बचता है। सोच समझकर जोखिम लेने से न डरें। इसका मतलब ऐसे जोखिम लेना है जो हमारे वित्तीय लक्ष्यों और जोखिम सहनशीलता के अनुरूप हो। उदाहरण के लिए रिटायरमेंट की सेविंग्स के लिए हम थोड़ा अग्रेसिव पोर्टफोलियो बना सकते हैं, लेकिन अगर हम घर की डाउन पेमेंट के लिए सेविंग्स कर रहे हैं तो हमें थोड़ा कम रिस्की पोर्टफोलियोज बनाना चाहिए। चैप्टर 3 नेवर इनफ, कभी पर्याप्त नहीं। कितना पैसा पर्याप्त है? इस चैप्टर में ऑथर ने हमें पर्याप्त धन के बारे में हमसे सवाल किया है कि हमारे लिए पर्याप्त पैसे का क्या मतलब है। वह कहते हैं कि यह हर किसी के लिए पर्याप्त अलग है। कुछ लोगों के लिए पर्याप्त पैसा वह है जो उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सके, जबकि कुछ लोग एक आरामदायक जीवन जीने लायक पैसे को पर्याप्त समझते हैं और कुछ लोग इतना पैसा कमाना चाहते हैं कि वो जल्दी रिटायरमेंट ले सकें। जरूरी ये है कि हम भी ये बात सोचें और अपने लिए इस पर्याप्त का अर्थ ढूंढें जिससे हम अपने मूल्यों के अनुरूप वित्तीय निर्णय ले सकें। महत्वाकांक्षा और संतुष्टि। महत्वाकांक्षा कुछ हासिल करने की इच्छा है और संतोष आपके पास जो कुछ है उससे संतुष्ट रहना है। देखने में तो ये दोनों ताकतें विरोधाभासी लग सकती हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि वे वास्तव में एक साथ रह सकती हैं। जहां एक और महत्वाकांक्षा हमें हमारे गोल्स को हासिल करने के लिए मोटिवेट कर सकती है, वही दूसरी ओर संतुष्टि हमारे पास जो है उसे अप्रिशिएट करने और उसके लिए शुक्रगुजार होने में मदद कर सकती है। इसलिए ये जरूरी है कि हम अपनी महत्वाकांक्षा और संतुष्टि के बीच एक बैलेंस बनाकर रखें। अधिक की अंतहीन खोज। जब आप पर्याप्त से ज्यादा अधिक की तलाश में रहते हैं तो आपके हाथ निराशा ही लगती है, क्योंकि अधिक की खोज अंतहीन होती है और दुख का कारण बनती है। अधिक पैसे की खोज हमें ये एहसास भी दिलाती है कि हमारे पास कभी पर्याप्त पैसा नहीं रहा है। इतना ही नहीं, यह खोज तलाश हमें खराब वित्तीय निर्णय लेने के लिए भी प्रेरित कर सकती है। यदि आप अपने पैसे से खुश रहना चाहते हैं तो आपको अधिक की अंतहीन खोज को छोड़ना सीखना होगा। वर्तमान में वित्तीय पूर्ति ढूंढना।
वित्तीय संतुष्टि, जिसे फाइनेंशियल सेटिस्फैक्शन भी कहा जाता है, का मतलब यह नहीं है कि आपके पास बहुत सारा पैसा हो। वित्तीय संतुष्टि का मतलब है कि आप अपनी वित्तीय स्थिति के बारे में अच्छा महसूस करें। आप अपनी क्षमता के भीतर रहकर, भविष्य के लिए बचत करके और जो आपके पास है उसके लिए आभारी होकर वित्तीय संतुष्टि पा सकते हैं। चैप्टर 4, कॉन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग का जादू। पावर ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें ब्याज पर भी ब्याज कमाया जाता है, और ऐसा करने के लिए आप अपने इन्वेस्टमेंट पर जो रिटर्न कमाते हैं उसे भी इन्वेस्ट किया जाता है और आपको उस रिटर्न पर भी रिटर्न मिलता है। धीरे धीरे ये प्रक्रिया आपके इन्वेस्टमेंट को अच्छी खासी ग्रोथ देती है। उदाहरण के लिए, अगर आप 100 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और हर साल आपको अपने निवेश पर 10% रिटर्न मिलता है, तो एक साल बाद आपके पास 110 रुपए होंगे। अगले साल आपको जो रिटर्न मिलेगा वह 110 रुपए पर मिलेगा, जो 11 रुपए होगा। इसका मतलब है कि दूसरे साल में आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू बढ़कर 121 रुपए हो जाएगी। जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट भी उतना ही बढ़ता जाएगा, और 20 साल बाद अगर आपका इन्वेस्टमेंट 10% रिटर्न हासिल करता है तो आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 672 रुपए 72 पैसे हो जाएगी। टाइम और कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंडिंग का असली जादू टाइम के साथ देखने को मिलता है। आप अपने पैसे को जितना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट रखेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट उतना ही आपके फेवर में काम करेगा। इससे ये निष्कर्ष निकला जा सकता है कि आप जितनी जल्दी निवेश शुरू करेंगे, आपके पैसे को बढ़ने में उतना ज्यादा टाइम मिलेगा। उदाहरण के लिए, मान लें कि आप प्रति माह 100 रुपए का निवेश करते हैं और प्रति वर्ष 10% ब्याज अर्जित करते हैं। यदि आप 20 साल की उम्र में निवेश करना शुरू करते हैं, तो 65 साल की उम्र में आपके पास 2,28,862 रुपए होंगे। हालांकि यदि आप 30 साल की उम्र में निवेश करना शुरू करते हैं, तो 65 साल की उम्र में आपके पास केवल 1,32,278 रुपए होंगे। इससे पता चलता है कि 10 साल का भी अंतर आपके इन्वेस्टमेंट पर कितना असर डालते हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और धैर्य। जैसा कि हमें ऊपर कहा है कि लंबी अवधि में कंपाउंडिंग सबसे अच्छा काम करती है, लेकिन हर किसी के पास इतना धैर्य नहीं होता और न ही कोई लंबी अवधि तक वेट करना चाहता है। लेकिन अगर आप कंपाउंडिंग के मैजिक को देखना चाहते हैं, तो आपको अपने अंदर धैर्य पैदा करना होगा और अपने पैसे को बढ़ने के लिए समय देना होगा। अगर आप धैर्य न रखकर समय से पहले अपने इन्वेस्टमेंट को कैश कर लेते हैं, यानी पैसा निकल लेते हैं, तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट से मिलने वाले लाभ का फायदा नहीं उठा पाएंगे। कंपाउंडिंग के जादू का लाभ उठाने के तरीके। कंपाउंडिंग के जादू का लाभ उठाने के लिए आप कुछ चीजें कर सकते हैं। जल्दी निवेश शुरू करें। आप जितनी जल्दी निवेश शुरू करेंगे, आपके पैसे को बढ़ने के लिए में उतना ही ज्यादा टाइम मिलेगा। नियमित रूप से निवेश करें। नियमित रूप से इन्वेस्टमेंट करके आपकी एक इन्वेस्टमेंट की एक आदत बनेगी और साथ ही साथ आपको कंपाउंडिंग की शक्ति मिलेगी। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएं। डाइवर्सिफिकेशन का फायदा ये होता है कि इससे रिस्क कम हो जाता और रिटर्न भी ज्यादा मिलता है। अपनी कमाई को पुनर्निवेश करें। आपको अपने इन्वेस्टमेंट पर जो भी फायदा होता है उसे दोबारा से इन्वेस्ट करें। ऐसा करने से आपका पैसा और भी तेजी से बढ़ेगा। ऊपर दी गई टिप्स का पालन करके आप कंपाउंडिंग की पावर का उपयोग करके अपने पैसों को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। चैप्टर 5, गेटिंग वेल्थी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी। अमीर बनना बनाम अमीर बने रहना। शॉर्ट टर्म गेन्स और वेल्थ। ऑथर हमें बताते हैं कि वैसे तो अमीर बनने के कई तरीके हैं, जैसे कुछ लोग गैम्बलिंग इत्यादि करके भी अमीर बनते हैं, लेकिन ये अमीर बनने का स्थायी तरीका नहीं है। रियल वेल्थ हमारी कड़ी मेहनत, स्मार्ट निवेश और अच्छी फाइनेंशियल हैबिट्स की वजह से बनती है। ऑथर कहते हैं कि शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म गेन्स पर फोकस करना चाहिए और ऐसे फाइनेंशियल डिसीजंस नहीं लेने चाहिए जो हमारे आने वाले कल के लिए मुश्किलें पैदा कर सकें। सस्टेनेबल मनी हैबिट्स। सस्टेनेबल मनी हैबिट्स का मतलब है अपनी योग्यता के अनुसार जीवन जीना, नियमित रूप से सेविंग्स करना और समझदारी से निवेश करना। ऑथर का वेल्थी बनने के लिए ये हैबिट्स बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं।
साथ ही साथ हमें पैसों के मामले में धैर्य और अनुशासन रखना चाहिए। कई बार हमें तुरंत परिणाम नहीं दिखेंगे, तो ऐसे में हमें निराश नहीं होना चाहिए और अनुशासन पूर्वक निवेश जारी रखना चाहिए। अपने पैसों को सुरक्षित करना। दोस्तों, पैसा इकट्ठा करना ही काफी नहीं है, क्योंकि पैसा उतनी ही जल्दी नष्ट खर्च भी हो जाता है। इसलिए ये जरूरी है कि आप ऐसे रिस्की इन्वेस्टमेंट्स से बचें और अपने पैसे को ऐसे एसेट्स में लगाएं जहां ज्यादा रिस्क न हो। साथ ही साथ आपको अपने फ्यूचर के लिए सेविंग्स करना नहीं छोड़ना है और न ही खुद को डेट के बोझ तले दबाना है। इसके साथ खुद को इन्फॉर्मेड रखना भी जरूरी है और आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि आप अपने लिए उपलब्ध सभी टैक्स डिस्काउंट्स और अन्य लाभों का लाभ उठा रहे हैं। फाइनेंशियल एसेट्स को सुरक्षित कैसे रखें? ऐसी कई चीजें हैं जिनका उपयोग करके आप अपने फाइनेंशियल एसेट्स को सुरक्षित कर सकते हैं और उन्हें बढ़ने का मौका दे सकते हैं, जैसे डाइवर्सिफिकेशन यानी अपने निवेश में विविधता लाना, रीबैलेंसिंग यानी अपने पोर्टफोलियो को नियमित रूप से पुनर्संतुलित करना, लॉन्ग टर्म यानी लंबी अवधि के लिए निवेश करना, फाइनेंशियल एडवाइजर यानी वित्तीय सलाहकार से सलाह लेना। इन टिप्स का उपयोग करके आप अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने और लंबी अवधि के लिए अमीर बने रहने की संभावना बढ़ा सकते हैं। चैप्टर 6 टेल्स यू विन। टेल इवेंट्स के सकारात्मक प्रभाव। टेल इवेंट एक ऐसी बाहरी घटना है जो बहुत दुर्लभ है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा पड़ता है। फाइनेंस के क्षेत्र में स्टॉक मार्केट क्रैश, प्राकृतिक आपदाएं या महामारी टेल इवेंट्स का उदाहरण हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी में ऑथर मॉर्गन हॉसल कहते हैं कि अगर हम टेल इवेंट्स के लिए तैयार रहे तो उनका हमारे फाइनेंशियल जीवन पर पॉजिटिव प्रभाव पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, अगर हमने अपने लिए इमरजेंसी फंड बनाया होगा तो हम कर्ज में डूबे बिना वित्तीय संकट का सामना कर सकते हैं। इतना ही नहीं, टेल इवेंट का फायदा हम उन एसेट्स में निवेश करके भी उठा सकते हैं जो ऐसे टाइम में अच्छा परफॉर्म करती हैं। उदाहरण के लिए, सोने को अक्सर एक सेफ इन्वेस्टमेंट के रूप में देखा जाता है जो बाजार में उथल-पुथल के समय में हमारे धन की रक्षा कर सकता है। आउटलेयर्स की सच्चाई। आउटलेयर एक ऐसा डेटा पॉइंट्स हैं जो बाकी डेटा सेट से काफी भिन्न होते हैं। जैसे फाइनेंस के क्षेत्र में वॉरेन बफेट के इन्वेस्टमेंट रिटर्न या बिल गेट्स की नेट वर्थ आउटलेयर्स को दर्शाते हैं। ऑथर का कहना है कि आउटलेयर्स का हमारे पैसे पर गहरा प्रभाव पड़ सकता है। उदाहरण के लिए, यदि हम कुछ शेयरों में निवेश करते हैं जो नाटकीय रूप से बढ़ते हैं, तो ये स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो का एक बड़ा हिस्सा बना सकते हैं और हमारी संपत्ति में उल्लेखनीय वृद्धि कर सकते हैं। हालांकि हमें यह भी पता होना चाहिए कि आउटलेयर दुर्लभ और अप्रत्याशित हैं। हमें कुछ भाग्यशाली शेयरों में निवेश करके अमीर बनने की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। दुर्लभ और अप्रत्याशित घटनाओं से अवसरों का लाभ उठाना। ऑथर हमें बताते हैं कि दुर्लभ और अप्रत्याशित घटनाएं निवेशकों के लिए एक अवसर के रूप में आती हैं, लेकिन अक्सर लोग उन अवसरों का लाभ नहीं उठा पाते। उदाहरण के लिए, यदि शेयर बाजार में गिरावट आती है तो यह कम दामों में स्टॉक खरीदने का एक अवसर होता है, लेकिन पैनिक के माहौल में लोग मार्केट में इन्वेस्ट करने से डरते हैं। साथ ही साथ हमें थोड़ी सावधानी भी बरतनी चाहिए और बहुत ज्यादा जोखिम लेने से बचना चाहिए। हमें सिर्फ ऐसे एसेट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनकी हमें और उनके जोखिम को भी हम भली भांति समझते हों। चैप्टर 7 फ्रीडम, स्वतंत्रता। फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है? फाइनेंशियल फ्रीडम, जिसे वित्तीय स्वतंत्रता भी कहा जाता है, पैसे की चिंता किए बिना अपनी शर्तों पर अपना जीवन जीने की क्षमता है। इसका मतलब है कि आपके पास इतना पैसा हो कि आप अपनी बुनियादी जरूरतों और चाहतों को पूरा कर सकें और अपने पैशन को भी फॉलो कर सकें। वित्तीय स्वतंत्रता हासिल करने के कई अलग अलग तरीके हैं। कुछ लोग इसे समझदारी से बचत और निवेश करके हासिल करते हैं। अन्य लोग अपना स्वयं का व्यवसाय शुरू करके इसे हासिल करते हैं और कुछ अन्य लोग लॉटरी जीतकर इसे हासिल करते हैं। वित्तीय स्वतंत्रता अलग अलग मतलब। वित्तीय स्वतंत्रता अलग अलग लोगों के लिए अलग मतलब रखती है।
कुछ लोग अपनी पैसिव इनकम के सहारे जी पाने को वित्तीय स्वतंत्रता मानते हैं, तो कुछ इसे जल्दी रिटायरमेंट लेकर आराम का जीवन जीने की क्षमता के रूप में परिभाषित करते हैं। कुछ अन्य लोग इसे पैसों की चिंता किए बिना जब चाहें जो चाहे करने की क्षमता को वित्तीय स्वतंत्रता मानते हैं। ध्यान देने लायक बात यह है कि आपको खुद अपनी वित्तीय स्वतंत्रता को अपनी परिस्थितियों और गोल्स के आधार पर परिभाषित करना होगा। वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने का मनोवैज्ञानिक प्रभाव। वित्तीय स्वतंत्रता का हमारे जीवन पर गहरा मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है। इससे हमें सुरक्षा और मन की शांति मिलती है। इतना ही नहीं, वित्तीय रूप से स्वतंत्र होने के बाद हम पैसे की चिंता किए बिना अपने पैशन और गोल्स को फॉलो कर सकते हैं। वित्तीय स्वतंत्रता के कुछ मनोवैज्ञानिक लाभ इस प्रकार हैं। सुख और समृद्धि में वृद्धि, तनाव और चिंता में कमी, अपने जीवन पर नियंत्रण की भावना में वृद्धि, प्रेरणा और उत्पादकता में वृद्धि, अपने जुनून को आगे बढ़ाने की क्षमता में वृद्धि, सुरक्षा की भावना और मन की शांति में वृद्धि। चैप्टर 8 मैन इन द कार पैराडॉक्स। मैन इन द कार पैराडॉक्स। पैसे वित्तीय व्यवहार में विरोधाभास को समझना। लोग अपने फाइनेंशियल निर्णय अक्सर ऐसी भ्रामक परिस्थितियों को देखकर लेते हैं जो वास्तव में सच होती हैं। ये विरोधाभास पैसे और वित्तीय सफलता के बारे में अप्रत्याशित विकल्प और गलतफहमियां पैदा कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, जो लोग महंगी कार चलते हैं उन्हें देखकर ऐसा लग सकता है कि वे अमीर हैं, लेकिन वे वास्तव में कर्ज में डूबे हो सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम पैसों के विजिबल सिंबल्स को ही वेल्थ मानते हैं, जबकि असलियत ये है कि वेल्थ के सिंबल्स और रियल वेल्थ में फर्क होता है। मैन इन द कार पैराडॉक्स को समझना। मैन इन द कार पैराडॉक्स ऐसे लोगों को दर्शाता है जो अपनी देखने में तो अमीर लगते हैं, लेकिन उनकी वास्तविकता कुछ और ही होती है, और वह अमीर होने के दिखावा इसलिए करते हैं क्योंकि वो आर्थिक रूप से असुरक्षित महसूस करते हैं। इस विरोधाभास की शुरुआत इस बात से होती है कि हम अक्सर बाहरी संकेतकों जैसे उनकी कार या घर के आधार पर उनकी वित्तीय हालत पर अपनी राय बना लेते हैं, जबकि हम ये भूल जाते हैं कि संकेतक भ्रामक हो सकते हैं। हम वित्तीय निर्णय कैसे लेते हैं? इस चैप्टर में ऑथर हमें इसके पीछे के मनोविज्ञान के बारे में भी बताते हैं और कहते हैं कि मानव प्रकृति ऐसी होती है कि हम दूसरों का मूल्यांकन करते समय तत्काल निर्णय लेने और शॉर्टकट पर भरोसा करते हैं, जिससे अक्सर हम उनकी वित्तीय स्थितियों को गलत आंकने लगते हैं। और इस मानव प्रकृति के पीछे हमारे जन्मजात पूर्वाग्रह, सामाजिक दबाव और सामाजिक मानदंड आदि शामिल हैं। मैन इन द कार पैराडॉक्स की सीख। यह चैप्टर हमें बताता है कि हमें अपनी धारणाओं पर सवाल उठाने चाहिए और पैसों के बारे में अपनी सोच पर भी। साथ ही साथ ये चैप्टर हमें ये भी सिखाता है कि हमें बाहरी दिखावे के आधार पर दूसरों से अपनी तुलना करने के बजाय अपने खुद के वित्तीय कल्याण पर ध्यान देना चाहिए। चैप्टर 9 वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। धन वह है जो आप नहीं देखते। पैसों के बारे में हमारी धारणा। हमारे समाज में लग्जरी कार, महंगे घर, कपड़े इत्यादि को सफलता के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, और जिन लोगों के पास ये सब चीजें होती हैं हम उन्हें वेल्थी मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में पैसों का ये दिखावा भ्रामक हो सकता है। ऑथर हमें बताते हैं कि असल वेल्थ वह है जो हमें दिखती नहीं है, जैसे कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी, मन की शांति, स्वास्थ्य, अच्छे रिश्ते इत्यादि। अदृश्य धन। इनविजिबल वेल्थ या अदृश्य धन हमारे जीवन की क्वालिटी को बेहतर बनाती है, बल्कि हमारे पूरे जीवन को बेहतर में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है। ऑथर हमें समझाते हैं कि हमें मटेरियल वेल्थ के पीछे न भागकर ऐसी इनविजिबल वेल्थ बनाने पर ध्यान देना चाहिए जो हमें खुशी और संतुष्टि दे सके और हमारे जीवन को बेहतर बनाने में हमारी मदद कर सके। दोस्तों, फाइनेंशियल वेल्थ और खुशी के बीच के रिश्ते को ऊपर दिए गए डायग्राम की सहायता से समझा सकता है, जिसमें एक्स एक्सिस फाइनेंशियल वेल्थ को दर्शाता जबकि वाई एक्सिस खुशी यानी हैप्पीनेस को दर्शाता है। जैसे जैसे मटेरियल वेल्थ बढ़ती है, खुशी भी बढ़ती है, और एक टाइम ऐसा आता है जब खुशी अपने पीक पर पहुंच जाती है। ये पॉइंट ऐसा है जहां खुशी मटेरियल वेल्थ के ऊपर निर्भर नहीं रहती है,
और इस पॉइंट के बाद आप कितनी भी मटेरियल वेल्थ इकट्ठी कर लें, वो आपको खुशी हरगिज नहीं दे पाएगी। इसके उलट ये मटेरियल वेल्थ आपके दुखों का कारण बन जाएगी, जैसा कि इस ग्राफ में खुशी के गिरते हुए ग्राफ से दिखाया गया है। मटेरियल वेल्थ शुरू में तो हमें थोड़ी बहुत खुशी से सकती है, लेकिन जब इसके पीछे पागलों की तरह भागने लगते हैं तो फिर हम बाकी और चीजों को भूल जाते हैं जो हमें खुशी देती हैं, जैसे कि फैमिली, फ्रेंड्स, अपने पैशन, हेल्थ इत्यादि, और हम इस गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं कि सिर्फ पैसे से ही खुशी मिलती है। पैसे के पीछे भागने से पैसा तो कमाया जा सकता है, लेकिन खुशी हासिल नहीं की जा सकती है, जैसा कि खुशी के गिरते हर ग्राफ से साबित होता है। इनविजिबल वेल्थ कैसे बनाएं? दोस्तों, अगर आप भी इनविजिबल वेल्थ बनाना चाहते हैं तो नीचे दिए गई टिप्स आपके लिए उपयोगी साबित हो सकती हैं। वित्तीय सुरक्षा: एक इमरजेंसी फंड बनाएं जिससे आप सिक्योर फील करेंगे और आपको मानसिक शांति भी रहेगी। समय का सदुपयोग: जितना हो सके सार्थक गतिविधियों को टाइम दीजिए। साथ ही साथ रिश्तों और व्यक्तिगत गतिविधियों के लिए भी समय दीजिए। मटेरियल वेल्थ बनाम अनुभव: मटेरियल वेल्थ से ज्यादा ऐसे एक्सपीरियंसेस के पीछे भागिए जिनसे आपको यादगार अनुभव मिले। ट्रेवल कीजिए तथा मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस बनाइए। स्वास्थ्य और रिश्ते: ये कहा जाता है कि हेल्थ इज वेल्थ, यानी स्वस्थ शरीर से बढ़कर कोई चीज नहीं है, इसलिए शरीर और मन के स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। साथ ही साथ मजबूत रिश्तों को समय दीजिए और उन्हें मजबूत बनाइए, क्योंकि रिश्ते खुश रहने में आपकी मदद करते हैं। आभार और संतुष्टि: आपके पास जो कुछ है उसमें संतुष्ट रहने का प्रयास कीजिए तथा उसके लिए कृतज्ञ रहिए। पर्याप्त को परिभाषित कीजिए: आपको अपने लिए एक ऐसा बिंदु निर्धारित करना होगा जहां आपके पास अपनी आवश्यकताओं और लक्ष्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन हो। इससे आपको निरंतर उपभोग के जाल से बचने में मदद मिलेगी। चैप्टर 10 सेव मनी, पैसा बचाओ। द साइकोलॉजी ऑफ मनी समरी इन हिंदी के इस चैप्टर में मॉर्गन हॉसल कहते हैं कि जिंदा रहने के लिए पैसा कमाना जितना जरूरी है, पैसा बचाना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि सेविंग्स हमारे अनएक्सपेक्टेड खर्चों को पूरा करने और आने वाले कल की जरूरतों को पूरा करने के साथ साथ हमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी देती हैं। अगर हमने सेविंग्स कर रखी होंगी तो हम आसानी से अपने पैशन को फॉलो कर सकते हैं और अपने गोल्स तक भी आसानी से पहुंच सकते हैं। बचत में आने वाली बाधाएं: अगर हम पैसे बचने के फायदों को समझकर पैसे बचने की सोचने भी लगें तो उसके रास्ते में कई बाधाएं हैं, जैसे कि अप्रत्याशित खर्च, डेट यानी कर्ज, और लाइफस्टाइल को मेंटेन करना आदि। अगर आप इन बाधाओं पर काबू पाना चाहते हैं तो यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। बजट बनाएं। बजट बनाने से आप अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को ट्रैक कर सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि पैसा कहाँ खर्च हो रहा है। बचत को ऑटोमेट करें। अपने चेकिंग खाते से अपने बचत खाते में ऑटोमेटेड ट्रांसफर सेट करें, जिससे हर महीने बचत के लिए पैसा अलग निकलता रहे। फाइनेंशियल गोल्स सेट करें। जब आपके गोल्स होंगे तो आपको पैसे बचाने के लिए मोटिवेटेड, प्रेरित रहने में मदद मिलेगी। बचत में मनोविज्ञान: जब पैसे बचाने की बात आती है तो हमारा मनोविज्ञान अक्सर हमारे खिलाफ काम करता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स को न देखकर ऐसी चीजों से खुश हो जाते हैं जो हमें तुरंत संतुष्टि देती हैं। दूसरे शब्दों में ये भी कहा जा सकता है कि ह्यूमन बिहेवियर ऐसा होता है कि वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स पर तरजीह देता है। इसे प्रेजेंट बायस कहा जाता है। बचत और आनंद: भविष्य के लिए बचत और वर्तमान का आनंद लेने के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। आपको ऐसी चीजों पर पैसा खर्च करने से नहीं झिझकना चाहिए जो आपको खुशी देती हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको अपने खर्च करने की आदत पर नियंत्रण करना चाहिए। पैसे बचाना तभी संभव है जब इसे आप अपनी एक आदत बना लें। ज्यादा बड़ी शुरुआत करने के चक्कर में न पड़ें और छोटी शुरुआत करें और धीरे धीरे हर महीने बचत की राशि बढ़ाएं। तो दोस्तों, ये थी द साइकोलॉजी ऑफ मनी समरी इन हिंदी। ये बुक हमें बताती है कि हम अपने जीवन में जो फाइनेंशियल निर्णय लेते हैं वह हमारे इमोशंस, बियासेस और एक्सपीरियंसेस के आधार पर लेते हैं।
साथ ही साथ हमें ये भी सीखने को मिलता है कि वित्तीय सफलता सिर्फ नंबर्स और फॉर्मूला का खेल नहीं है, बल्कि इसमें वित्तीय रूप से सफल होने के लिए हमारा व्यवहार, दृष्टिकोण और हम जो निर्णय लेते हैं वो भी जिम्मेदार हैं। पैसों को मैनेज करने के लिए ऐसा कोई फार्मूला नहीं है जो सबके ऊपर फिट बैठता हो। जैसे हर व्यक्ति अलग होता है, उनकी जरूरतें और व्यवहार भी अलग होता है, इसलिए हर व्यक्ति की वित्तीय यात्रा भी अद्वितीय होती है। पैसों के प्रबंधन के लिए आत्म जागरूकता, अनुशासन और अपनी भावनाओं को प्रबंधित करने की क्षमता की आवश्यकता होती है। दोस्तों, आशा है कि आपको ये समरी पसंद आई होगी। इससे अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक कमेंट्स सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। द साइकोलॉजी ऑफ मनी समरी इन हिंदी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।